नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और भी मजबूत हो, और भी घनिष्ठ हो, और भी प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, लॉकडाउन को 50 दिन हो गए हैं। तीसरे दौर का लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म होने वाला है। करीब 54 दिन का लॉकडाउन था और अब मोटे तौर पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि आखिरकार इस लॉकडाउन में क्या हुआ, हम कितना आगे बढ़े, कितने पीछे हटे। सरकार अब बहुत सारी चीज़ें कर रही है। रेलवे सेवा की शुरुआत की जा रही है, हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, वहाँ पर बहुत सारी कारोबारी एक्टिविटी शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है कि सरकार चाहती कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ अब बहुत तेज़ी से बढ़ें ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। लेकिन क्या ये हमें बहुत आश्वस्त करने वाली चीज़ें लग रही हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो हमने सोचा था, जो सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होती रही तो हम कोरोना को काबू में कर लेंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। अगर आप ताज़ा आंकड़ों को देखें तो पिछले 24 घंटे में ही करीब 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं अभी तक इतने कम पीरियड में इतने संक्रमण के मामलों के सामने आने के। अगर आप देखें कि 30 अप्रैल तक देश में करीब 33,000 लोग संक्रमित थे कोरोना से, और अब 68,000 के पार चली गई संख्या, यानी 12 दिन में वो दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। 12 दिन में दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। ये बताता है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और आने वाले दिनों में ये लगातार तेज़ होती चली जाएगी, जिसका मतलब है कि हम कोरोना को काबू में करने में नाकाम रहे। तो सरकार की नीतियों को, रणनीति को अगर आप देखें तो कहा जा सकता है कि वो मोटे तौर पर नाकाम रही है, क्योंकि उसने जिस ढंग से लॉकडाउन को लागू किया, जिस ढंग से अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अनदेखा किया, उनकी उपेक्षा की, जिस तरह से दूसरे जो समस्या खड़े हुए कोरोना के वजह से, उनके मामले में भी वो ठोस निर्णय नहीं कर सकी। एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लीजिए लॉकडाउन को। अचानक 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन लागू किया गया था और उसकी वजह से देश भर में हज़ारों लाखों मजदूर और दूसरे लोग फंस गए थे। अब उनके फंसने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई थी। आप जानते हैं कि वो लॉकडाउन के बाद पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल चुके थे लाखों की संख्या में, और उसकी वजह से लॉकडाउन एक तरह से उसी समय फेल हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब था सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि पूरे देश भर में ये मूवमेंट चलता रहा। पहले दौर के लॉकडाउन 21 दिन के बाद प्रधानमंत्री टीवी पर आए, उन्होंने दावा किया कि हम कोरोना पर नियंत्रण पा रहे हैं, केसेस की रफ्तार बहुत धीमी है और हमको उम्मीद है कि हम इसको कर लेंगे। लेकिन दरअसल अब जो बात खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि कोरोना पर उस समय कोई काबू नहीं पाया गया था। दरअसल टेस्टिंग ही कम हो रही थी, जिसकी वजह से कम मामले आ रहे थे। उस समय 10 से 15,000 प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से कम आ रहे थे। अब 80,000 टेस्टिंग हो रही है, तो जाहिर है कि वो उसी अनुपात में कोरोना के संक्रमण की ज़्यादा खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे ये टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी, हमें और भी ज़्यादा केसेस सामने को मिलेंगे। तो ये साफ है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहीं। कई जगह मज़दूरों ने प्रदर्शन किया, कई आयोजन हुए, जिनकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मामला टाएं फिस होता रहा, उसकी बैंड बज गई। तो सरकार ये करने में नाकाम रही। फिर जो मेडिकल कर्मियों को जो उपकरण दिए जाने थे, पीपीई दी जानी थी उनके सुरक्षा के लिए, वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी वजह से कोरोना के नियंत्रण के लिए जिस तरह से आक्रमण किया जाना चाहिए था उस पर वो नहीं हो पाया। तो दूसरे स्तर पर, मतलब जो स्वास्थ्य के मोर्चे पर किया जाना चाहिए था, उसमें भी सरकार नाकाम रही। तीसरी जो बात थी कि जो लोग इससे प्रभावित थे, उनको जो मदद की जानी चाहिए थी, उस मोर्चे पर भी सरकार
पूरी तरह से विफल रही, उन तक मदद नहीं पहुंचा पाई और अभी तक नहीं पहुंच रही है। अब देखिए कि जिन मज़दूरों को आपने रोक दिया था पहले लॉकडाउन के समय और उनको जाने नहीं दे रहे थे, अब जब कोरोना बुरी तरह से फैल चुका है देश भर में, तब उनका मूवमेंट आपने शुरू कर दिया है। तो इससे हुआ ये कि जो उस समय अगर वो जाते तो शायद कम कोरोना फैलता, अब ज़्यादा फैलने की शंकाएं खड़ी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा फेलियर था इसके आकलन में। दूसरा आकलन सरकार ने जो हाँ गलती की उसके आकलन में, वो ये था कि अगर इन मज़दूरों को जिन शहरों में ये थे वहाँ उनको आश्वस्त करके, उनको उचित सुख सुविधाएं देकर और सही वातावरण देकर अगर रोक लिया जाता, तो अब जब आप लॉकडाउन हटा रहे हैं तो वहाँ ये जो गतिविधियाँ शुरू करनी है, आर्थिक गतिविधियाँ, उनमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती। अब उन राज्यों से जहाँ से ये सारे मज़दूर वापस आ गए हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर मज़दूरों की बड़ी क्राइसिस हो जाएगी और उन उद्योग धंधों को शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जिन राज्यों में ये मज़दूर जा रहे हैं, ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ उद्योग धंधे बहुत कम हैं, नाम के लिए हैं, मतलब वहाँ उनको रोज़गार दिया नहीं जा सकता। अब यहाँ के मुख्यमंत्री आप ज़्यादातर देखें, बिहार में 15 साल से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में करीब 20 साल हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, 1 साल कमलनाथ को अगर छोड़ दें तो। लेकिन ये दोनों राज्यों की सरकारें पूरी तरह से नाकारा साबित हुई है। इन दो राज्यों में कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ, ना कोई ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हुई कि रोजगार का सृजन होता। उत्तर प्रदेश में तो और भी बुरी हालत है। 3 साल ही हुए हैं योगी जी को, लेकिन योगी जी की राजनीति को हम समझते हैं वो केवल सांप्रदायिक राजनीति करना जानते हैं। ये जो सरकार चलाने का और उद्योग धंधे बढ़ाने का है काम, वो उनके वश का नहीं है। अब वो लेबर रिफॉर्म के ज़रिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ बड़े पैमाने पर लेबर कानून को हटाकर कोशिश की जा रही है कि निवेशकों को खुश किया जाए कि यहाँ तो आप मज़दूरों से जैसे चाहे जितने चाहे घंटे काम करा सकते हो, आओ और अपनी फैक्ट्री लगाओ। लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। निवेशक इस तरह से अचानक आकर रोज़गार पैदा करने नहीं जा रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इसका रिटेलिएशन भी हो सकता है मज़दूर की तरफ से, मज़दूर भी इसका विरोध कर सकते हैं। अभी ये अनुमान लगा लेना कि मज़दूर गुलामों की तरह, दासों की तरह इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों में चले जाएंगे और काम करने लगेंगे, ये एक दूर की कौड़ी है। तो औद्योगिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। तीसरा, केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान अभी तक नहीं किया है। चर्चाएं होती रही हैं कि बैठक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इतने दिनों से वो कोई और पैकेज अनाउंस नहीं कर सका है। तो उद्योग धंधों को, खासतौर से जो मझोले और छोटे स्तर के उद्योग धंधे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो आप अगर नाकामियां देखने चलेंगे तो आपको सरकार के कामकाज में लगातार नाकामियों का एक सिलसिला मिलेगा। और एक बड़ा सिलसिला इसमें भी मिलेगा कि किस तरह वो राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर काम नहीं कर सकी। राज्य सरकारों से उसका टकराव होता रहा। कई राज्य सरकार से तो सीधी भिड़ंत हुई है। जैसे आप पश्चिम बंगाल को ले सकते हैं कि वहाँ के गवर्नर भी, केंद्रीय गृह मंत्री भी, सरकार भी जैसे पीछे पड़ी हुई हो। तो विपक्षी दलों की सरकारों से भिड़ंत, इसने भी कोरोना से लड़ने में बाधाएं खड़ी की हैं। तो केंद्र सरकार की ये चौतरफा विफलता है कोरोना से लड़ने में। ना तो वो कोरोना से लड़ पाई और ना ही अब अर्थव्यवस्था को जो रिवाइव करने की कोशिश वो करने जा रही है, उसमें भी बड़ा संदेह लग रहा है। बल्कि आशंका तो ये हो रही है कि अगर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कम होती जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना संकट और भारी संकट बन जाए और उससे जूझना फिर मुश्किल हो जाए। दरअसल ये शुरू में सोचा जाना चाहिए था। हमारे सामने दक्षिण कोरिया के उदाहरण थे, चीन का उदाहरण था, जिन्होंने कोई नेशनल लेवल पर लॉकडाउन नहीं किया था। जहाँ पर था उस स्तर पर लॉकडाउन करके उसको वहीं पर सीमित किया और जिसकी वजह से वो जल्दी से निकल सके और पूरे देश भर की आर्थिक गतिविधियाँ ठप नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने
एकदम से नेशनल लेवल पर लॉकडाउन कर दिया। जहाँ कोई कोरोना से संकट नहीं था वहाँ भी उन्होंने लॉकडाउन करवा दिया, और जिसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। उन मज़दूरों के लिए जो वहाँ पर काम करते रह सकते थे, अपना कमाई खाने का जुगाड़ कर सकते थे, उनके लिए वो रास्ता भी बंद हो गया और एक अफरा तफरी फैल गई, एक भय का वातावरण फैल गया और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी अब हम जानते हैं कि करीब 27% तक पहुंच गई है, जो 6 महीने पहले 7-7.5% थी। तो बहुत बड़े चैलेंजेज हैं। इस शंका ये है कि करीब 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो बहुत चौतरफा संकट खड़ा कर दिया है इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी ठीक। वो दूसरों से विचार विमर्श करके आगे नहीं बढ़ रही थी। एक छोटी सी कोटरी है, कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ज़रिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसकी वजह से आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि हमें आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, हमें अंधेरा ज़्यादा दिख रहा है, उजाले की किरण बहुत कम दिख रही है। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जब कोई सरकार ज़िद्दी होती है, अहंकारी होती है और ये सोचती है कि वो जो सोचती है वही सही है, वो जो करेगी वो सही ही होगा, ऐसे में स्थितियाँ इसी तरह की बनती हैं। इस निरंकुश वातावरण में हम इसी तरह के संकट में घिर सकते हैं जैसे अभी घिरे हुए हैं। तो मित्रों, ये बहुत चिंता की बात है और निश्चित रूप से हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि कोरोना संकट हमें कहाँ जाकर लाकर पटकेगा, हम कोरोना से कैसे मुक्त होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से कैसे ठीक ठाक पटरी पर कब तक लौटेगी, कुछ कहना मुश्किल है। ख़ास तौर पर जब ऐसी सरकार हो जो देश को भी विश्वास में न ले पा रही हो। विपक्ष तो खैर अविश्वास की गहरी खाई के दूसरी तरफ खड़ा है। तो ऐसी सूरत में कुछ भी कहना असंभव है। कोई भी इस सरकार के रहते कोई भविष्यवाणी कल के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि ये अचानक कुछ भी भविष्यवाणी करने वाले और कुछ भी निर्देश जारी करने वाली सरकार है। अचानक नोटबंदी, अचानक लॉकडाउन, अचानक जीएसटी, कुछ भी हो सकता है और इसीलिए ये अनिश्चितता जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर सामने खड़ी है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये जो नया परिदृश्य बन रहा है कोरोना का, वो इस वीडियो चर्चा के दौरान आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।